हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार सरताज कोचिंग बंधवा गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जीएस फैकल्टी में लाइफ साइंस के टॉपिक यानी कि बायोलॉजी के टॉपिक को जो है देखता हूं और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका लेके आया हूं जिसे सेल या कोशिका कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। चूँकि इस कोशिका से जो है हर एक एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है और बनता रहता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं। ये आपका जो है कोशिका या सेल का फिगर है, ठीक है। हालांकि ये प्लांट सेल का फिगर है। इससे पहले हम जानते हैं सेल या कोशिका होता क्या है। तो सेल या कोशिका की जो खोज है ये सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इस समय जब इस कोशिका की खोज हुई थी तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी होती गई वैसे वैसे इसके अंदर ये जो फिगर बना हुआ है उससे अनेक प्रकार के संरचनाओं के बारे में पता चलता गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल का फिगर है, इस फिगर में बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है, केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गाल्जी काय है, राइबोसोम है, ठीक है। और इसके जो है ये जो बाहरी सतह है जिसे हम कोशिका भित्ति और इसके अंदर वाले भाग को हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपने देखा कि कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है खोजा था, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो है इस कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो है या साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। और चूंकि सबसे पहले जो है इस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए इस रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता या फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यह जो कोशिका का फिगर है इसमें जो है ये जो संरचनाएं हैं, जैसे हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में जो है पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का पावर प्लांट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है जो भी कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है वह ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास संरक्षित रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में कि कोशिका का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो सतह आपकी बनी हुई दिख रही है इसी सतह को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतहों पर ये राइबोसोम पाए जाते हैं जो मोतियों के समान संरचनाओं में दिखते हैं। ये क्या करते हैं कि जब कोशिका के अंदर जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसके लिए यह राइबोसोम जगह उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चूँकि इस राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है किया गया था। इसमें अगला टॉपिक है गाल्जी काय, ठीक है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी नामक जो है वैज्ञानिक ने किया था। इस गाल्जी काय की अगर हम बात करते हैं तो यह पुटिकाओं की समान संरचनाओं में पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं और यह जो है कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले जो हैं पदार्थों का निर्धारण करते हैं। इसलिए जो है इस गाल्जी काय को
यातायात प्रबंधन का केंद्र, क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के यातायात प्रबंधन का केंद्र किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गाल्जी काय। और इसको किसने खोजा था, तो कैमिलो गाल्जी ने खोजा था। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाने के साथ साथ जो है जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, और यह जो है एक तरह से फिल्टरेशन का काम करता है, ठीक है। जबकि कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। तो यह जो कोशिका भित्ति है यह पौधे के सबसे बाहरी वाला ये जो लेयर आपको दिख रहा है, इस लेयर को ही हम कोशिका भित्ति या सेल वाल कहते हैं। परीक्षा में पूछा हुआ है कि पौधे में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। पौधे में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यह जो है एक छत्तीनुमा संरचना होती है जिसके सतहों के ऊपर ये जो आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी खोज जो है पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है किया गया था, और यह जो आपका जो संरचना है यह जो है दो तरह का होता है, एक चिकना और एक दूसरा खुरदुरे टाइप का। तो जो खुरदुरे टाइप का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के सतहों के ऊपर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतहों के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा खुरदुरे प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अगला इसमें टॉपिक है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यह एक गोल झिल्लीनुमा संरचना होता है जिसमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। इस पाचक एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश से इनकी ये जो बाहरी दीवार है, ये जो बाहरी दीवार है लाइसोसोम की, यदि किसी कारणवश से फट जाती है तो इसमें के सारे एंजाइम पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और पूरे कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जो है इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछने की पूरी संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है केंद्रक या न्यूक्लियस। यह कोशिका के जो है सेंटर में पाया जाता है, जो कोशिका के मॉनिटर के रूप में कार्य करता है, मॉनिटर या कंट्रोलर। क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका का मॉनिटर या कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा केंद्रक या न्यूक्लियस। इस केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो यह जो केंद्रक होता है इसमें कोशिका के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का नियंत्रण इस केंद्रक के द्वारा किया जाता है। इस केंद्रक की खोज जो है सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब इस केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर जो है बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो इस जीव द्रव्य का जो नामकरण है इस पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, जीव द्रव्य में जो है बहुत सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो है अध्ययन के आधार पे इसे जो है दो भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को अध्ययन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, जिसका एक पार्ट जो है आपका केंद्रक द्रव्य है और दूसरा इसका भाग होता है कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे केंद्रक द्रव्य की। ठीक है, तो इस केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर ये जो आपकी संरचना है, ये इस
केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो द्रवित पदार्थ होते हैं केंद्रक के अंदर, उन पदार्थों को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसमें ये सारी संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे क्रोमैटिन हो गया, गुणसूत्र हो गया जिसे हम आमतौर पे क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में भी जो है हम जानते हैं कि ये आखिर हैं क्या। तो चूंकि आप जानते हैं कि क्रोमैटिन जो है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक धागेनुमा संरचना होता है, जो इस केंद्रक के अंदर जो है आप देख सकते हैं फिगर में कि फिगर में जो ये उलझा हुआ जो संरचना है धागेनुमा, यही आपका संरचना क्रोमैटिन कहलाता है। और यही क्रोमैटिन जो है जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन परिवर्तित होकर के किसमें बदल जाता है, गुणसूत्र में। ठीक है, हालांकि इस फिगर में डीएनए और आरएनए को दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। इससे पहले जो है कहीं ना कहीं जो है हम कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कोशिका के बारे में सन 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने जो है इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है, चूँकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं जो है इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारियों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। हालांकि जो है इसके बारे में जो है जब और अध्ययन किया गया तो यह जाना गया कि कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, एक यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। तो कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके शरीर का निर्माण जो है एक कोशिका से हुई है, कुछ ऐसे हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से हुई है। तो जिन कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से हुई है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। और एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण जो हुआ है जिस जीव का, उसे हम जो है बहुकोशिकीय कहते हैं, जैसे मानव शरीर हो गया या जंतु हो गया या पौधे हो गए। तो चूँकि इस कोशिका सिद्धांत में जो है कहा गया था कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका यही पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो हमने बोला है कि यह कोशिका में पाए जाने वाला जो है एक धागेनुमा संरचना होता है जो परिवर्तित होकर के गुणसूत्र में बदल जाता है। जैसे कि एक कोशिका ये है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जब निर्माण होता है तो कोशिका का विभाजन होता है। देखिए क्वेश्चन एक बार यहाँ से ये पूछा था कि कोशिका विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बनेगा, केंद्रक। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका का विभाजन होता है। तो एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप यह क्रोमैटिन गुणसूत्र में बदल जाता है। तो अब हम बात करते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स को जो है सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है नामकरण किया गया था। इसके बारे में जो है नामकरण इसका जो है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यह गुणसूत्र जो है दरअसल जो है डीएनए और आरएनए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गुणसूत्र रासायनिक दृष्टिकोण से किसके बने होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। और यह न्यूक्लियोप्रोटीन जो है किससे मिलकर बने होते हैं, तो उसमें आंसर आपका हो जाएगा डीएनए और प्लस आरएनए। यही दोनों मिलकर के जो है कहीं ना कहीं इस गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और यह गुणसूत्र प्रत्येक जीवधारियों में एक निश्चित संख्या में होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मानव जीवन, इस मानव की अगर हम बात करते हैं
तो मनुष्यों में ये जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो एक निश्चित होती है, और वह संख्या जो है या तो जोड़ा में जो है 23 जोड़ा हो जाएगा, या तो संख्या में जो है 46 हो जाएगा, जिसमें से जो है 22 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछता है तो लोग छोड़कर चले आते हैं। तो इसको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले एक समान गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑटोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं, आपने जाना कि 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, यह वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो गुणसूत्रों का निर्धारण है वो पुरुष के गुणसूत्रों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो आपका 23वां जोड़ा होता है वो पुरुष जाति में जो है वो X और Y के रूप में होता है, और यहाँ पर इसी के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। ठीक है, बात करते हैं हम डीएनए की। ठीक है, तो इस डीएनए का जो है पूरा नाम होता है डीऑक्सी रिबोज या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है सन 1953 ईस्वी में जो है इस डीएनए का जो है द्विकुंडली मॉडल, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो संरचना होती है, ये संरचना जो होती है वो डीएनए की होती है, और इसी प्रकार की जो संरचना जो है सन 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा तैयार किया गया था। इस महत्वपूर्ण खोज, हालांकि उस समय यह सबसे महत्वपूर्ण खोज माना गया था, इसके लिए जो है सन 1962 ईस्वी में जो है इन्हें जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर कभी पूछ देता है कि सन 1962 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है यह अनेक प्रकार के जो है मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के जो है रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें जो है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के जो है रासायनिक तत्वों से मिलकर के जो है यह डीएनए बना होता है, जिसमें जो है आपका ए जो है क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो एडेनिन जो है वो किससे, डीएनए के जो है रासायनिक संगठन में जो है वो ए जो है किससे जुड़ा होता है, ये ए होता है, ये इसको हम जी कह सकते हैं, ये टी होता है और ये सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडेनिन जो है थायमिन से और ग्वानिन जो है साइटोसिन से जो है जुड़ा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आरएनए के बारे में, यानी कि रिबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरएनए होता है, यह आरएनए भी जो है ये 4 प्रकार के रासायनिक संगठनों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। इन आरएनए और डीएनए में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, परीक्षा में जब ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है इसके रासायनिक संगठन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरएनए में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है, जबकि आप देख सकते हैं इन तीनों में यह कॉमन है, यानी कि एडेनिन,
ग्वानिन और साइटोसिन जो है कॉमन है, परिवर्तन सिर्फ हो रहा है थायमिन का और यूरेसिल का, यानी कि डीएनए में जो थायमिन होता है आरएनए में इसके जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पर जो है आरएनए में एडेनिन जो होता है यह यूरेसिल से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो है ये सबसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बना हुआ है और आगे बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आपका जो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स है। आइए देखते हैं ये क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं तो इस तकनीकी को जो है यह एक प्रकार की ऐसी तकनीकी है जो कहीं ना कहीं जो है साइंस के क्षेत्रों में जो है आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। आपराधिक क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा इसको जो है यूज़ किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है माता पिता के डीएनए का जो बच्चों से मैचिंग कराया जाता है वो इसी तकनीकी के आधार पे किया जाता है। इस डीएनए फिंगरप्रिंट्स को जो है एलेक जेफ्रीज नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर के विकसित किया था, और इस तकनीकी के माध्यम से जो है हम 2 या 2 से अधिक लोगों में जो है गुणसूत्रों के माध्यम से या डीएनए के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जो है पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को अक्सर परीक्षाओं में पूछा करता है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।